अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जो वीडियो है ये हमारी हिस्ट्री सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ग्रीको रोमन पीरियड को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने होमर की ओडिसी एंड इलियड, वर्जिल को डिस्कस किया, उसकी एनेड। उसके बाद ओविड के अलावा होरेस, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, प्लेटो, इन सब को डिस्कस किया। ये वो फेमस क्रिटिक्स, पोइट्स और एलिजी राइटर्स थे जो ग्रीको रोमन पीरियड से बिलोंग करते थे, और ये वो लोग थे जिन्होंने डायरेक्टली पूरी की पूरी इंग्लिश हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस कर दिया। तो इसलिए इंग्लिश हिस्ट्री से पहले उस हिस्ट्री को जानना ज़रूरी था। तो इंग्लिश हिस्ट्री की जो सबसे पहली वीडियो है वो आज है, और ओवरऑल हिस्ट्री की सेकंड वीडियो ये वाली होने जा रही है। तो इंग्लिश हिस्ट्री की सबसे पहली एज एंग्लो सैक्सन एज कहलाती है। इसका दूसरा नाम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा क्यों इसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। तो ये एज इसकी स्टार्टिंग डेट के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं, लेकिन मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं वो यही कहते हैं कि 469 एडी में एंग्लो सैक्सन एज स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है 1066 एडी में। तो अभी मैंने कुछ लेटर्स को यहाँ पे कलर कर दिया है। इससे मुराद यही है कि आप लोग सिर्फ इन लेटर्स से एक वर्ड बना के इसको एक एक्रोनिम की फॉर्म में याद कर सकते हो, ताकि आपको फिंगर टिप्स पर पूरी की पूरी हिस्ट्री हो जाए। तो सबसे पहले हैं सेल्ट्स, या जिनको केल्ट्स भी कहा जाता है। इनका दूसरा नाम था ब्रिटॉन्स। तो इस ब्रिटॉन से ही बाद में ब्रिटेन बनेगा इस जगह का नाम। ये जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे इंग्लैंड को इंग्लैंड नहीं कहा जाता है, वो एक सेपरेट जगह थी जहाँ पे ये सेल्ट्स रहा करते थे। तो एक ट्राइब था, एक कबीला था पिक्ट्स नाम का, PICTS, पिक्ट्स। ये एक स्कॉटिश ट्राइब था। तो वो लोग कंटिन्यूसली इस जगह पर सेल्ट्स पर हमला कर रहे थे। तो सेल्ट्स कमज़ोर पड़ रहे थे, तो इन्होंने हेल्प मांग ली रोमन्स से। रोमन्स जो कि यहाँ पर आए 55 एडी में, और जब ये आए इनके साथ इनका किंग जूलियस सीजर भी था, उसी के आसपास ही ये लोग आए यहाँ पर। तो काफ़ी सारे लोग आए सेल्ट्स की मदद करने के लिए, ताकि ये सेल्ट्स को पिक्ट से बचा सकें। तो इन्होंने कई 100 सालों तक हेल्प की सेल्ट्स की, कि वो पिक्ट्स जो एक स्कॉटिश ट्राइब था उससे इसको बचा सकें। तो इस दौर में इंग्लैंड के काफ़ी ये जो जिस जगह पे ये इंग्लैंड हो आज है, जहाँ पे ये सेल्ट्स रह रहे हैं, इस जगह पे काफ़ी इंग्लैंड के किंग चेंज हुए, ये सेल्ट्स के काफ़ी किंग चेंज हुए सॉरी, और रोमन्स के भी काफ़ी सारे किंग्स चेंज होते रहे। अब बात आ जाती है कि जब इन्होंने काफ़ी अर्सा सेल्ट्स की मदद की, और अब आके इनका किंग हॉनोरियस हो गया, रोमन्स का किंग हॉनोरियस। तो तब अभी भी स्टिल पिक्ट्स की जो आगे वाली जनरेशन्स है वो इन पे हमला करी जा रही हैं सेल्ट्स पे। तो रोमन्स को, किंग हॉनोरियस को पता लगता है कि रोम में हमले शुरू हो गए हैं, और क्योंकि रोम में हमले शुरू हो गए तो इनको इनकी काफ़ी फ़ौजें जो थी, आर्मी जो थी, वो यहाँ पर भी थी सेल्ट्स की मदद करने के लिए। तो इनको वापस रोम में जाना था। तो ये रोम में वापस जाने लगे, लेकिन जाते जाते सेल्ट्स की ये मदद कर गए कि इनके इनके इनकी स्टेट के बाहर एक बहुत बड़ी और मज़बूत और कदावर दीवार बना गए। उस दीवार को हेड्रियंस वॉल कहते हैं, HADRAN, हेड्रियंस वॉल। तो वो वॉल बना के, जिस तरह ट्रोजन वॉर में हमने देखा वहाँ पर 10 साल क्यों लग गए, क्योंकि ट्रॉय की दीवार बहुत मजबूत थी, वो टूट नहीं सकती थी उनसे। तो काफ़ी अरसे तक रोमन्स अब यहाँ से चले गए, सिर्फ सेल्ट्स रह गए, और उनके पास वो एक रोमन्स की बनाई हुई दीवार रह गई जिससे वो पिक्ट से बच सकते थे। काफ़ी अर्सा वो पिक्ट से बचते रहे। तो पिक्ट से बचने के बाद पिक्ट्स ने उस दीवार को कमज़ोर कर दिया, और वो फिर से हमला करना शुरू हो गए सेल्ट्स के ऊपर। ये फिर से डर गए। तो इन्होंने 3 ट्राइब्स से मदद मांग ली। उन 3 ट्राइब्स में एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स थे। तो एंगल्स जो थे ये एंगल्स और सैक्सन्स ये नॉर्थ जर्मनी से आए थे, और ज्यूट्स जो थे ये डेनमार्क की कोस्ट्स पर रहा करते थे, मीन्स के डेनमार्क के किनारों पर। तो ये लोग जब यहाँ पर आए, इन्होंने आके सेल्ट्स की मदद की। तो टेक्निकली उस एरिए में 4 रियासतें आबाद हैं, सेल्ट्स, एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। इन चारों ने मिल के मुत्तहिद होके, यूनाइटेड होके पिक्ट्स को हमेशा हमेशा के लिए मार भगाया। और उसके बाद ज्यूट्स जो थे वो भी थोड़े लड़ाके टाइप के ट्राइब थे।
अब इन तीनों ने, एंगल सैक्सन्स और ज्यूट्स ने मिल के सेल्ट्स को भी यहाँ से भगा दिया, जो यहाँ के परमानेंट रहायशी थे, सेल्ट्स को भी भगा दिया। अब यहाँ पे 3 ट्राइब्स रह गए हैं, एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स। ज्यूट्स खुद ब खुद यहाँ से चले गए क्योंकि वो लूट मार करने वाले लोग थे, वो एक जगह पर रहते नहीं थे, तो ज्यूट्स भी चले गए। अब यहाँ पे बच गए हैं सिर्फ और सिर्फ एंगल्स और सेक्शंस। और अब ये साल चल रहा है 469 AD। तो यहाँ से प्रॉपरली हमारी इंग्लिश हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हो रही है। एंगल्स और सेक्शंस जब यहाँ पे रूल कर रहे हैं, और ये लोग अगले 400-500 तकरीबन 600 साल तक हुकूमत करने वाले हैं यहाँ पर। तो 469 AD में ये लोग आ गए, एंगल्स और सेक्शंस। एंग्लो सेक्शन ही स्टार्ट हो जाती है 469 AD में। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अब 600 साल की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल के करीब है, क्योंकि उस दौर की इतनी ज़्यादा हिस्ट्री सर्वाइव भी नहीं कर पाई। तो जो मेजर इवेंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। 595 AD में सेंट ऑगस्टाइन यहाँ पर आया अपने एक वफद के साथ, अब काफ़ी सारे लोगों के साथ। तो वो असल में यहाँ पर क्रिश्चियनिटी प्रीच कर रहा था, क्रिश्चियनिटी की तबलीग कर रहा था वो। तो उसने क्रिश्चियनिटी की तबलीग की, और उस ज़माने में जो इस एंगल्स और सेक्शंस हुआ करते थे, ये पैगन्स रिलीजन के हुआ करते थे, पैगन्स हुआ करते थे। कुफार कहते हैं, काफिर कहते हैं पैगन्स को, जो बुत परस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा बुतों की पूजा करते हैं, उनको पैगन्स कहते हैं। तो मंक ऑगस्टाइन या सेंट ऑगस्टाइन की वजह से आधा तकरीबन ये इलाका जो था एंगल्स और सेक्शंस, आधे लोग क्रिश्चियनिटी में टर्न हो गए। तो ये चीज़ हमें उनकी लिटरेचर में वाज़ेह नज़र आती है कि कुछ लिटरेचर, जस्ट लाइक विडसिथ, इनकी एक एपिक पोइम है जो कि हमें पार्ट्स में मिली है, वो फर्स्ट नॉन वर्क है जो यहाँ का मिल पाया अभी तक, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसके कुछ पार्ट्स मिले हैं। तो वो एक पैगन पोइम नज़र आती है। इसी के बरक्स, इसी के ऑपोजिट जो बियोवुल्फ हमें मिली, वो एक कंप्लीट पोइम है, लेकिन उसके ऑथर को नहीं जानते हम। तो वो पढ़ के ऐसा लगता है कि वो किसी क्रिश्चियन ने लिखी है। तो अब एंगल और सेक्शंस यहाँ पे रहना शुरू हो गए। एंगल्स का मतलब बेसिकली होता है हुक, और सेक्शन का मतलब बेसिकली होता है स्वर्ड्समैन, तलवार वाले लोग। तो एंगल्स और सेक्शंस जो हैं, ये अब यहाँ पे एंग्लो सेक्शन एज जो कि शुरू हो चुकी है 469 में। इसके बाद 595 AD में सेंट ऑगस्टाइन आता है जो क्रिश्चियनिटी लेकर आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद 787 में, ये हम जंप कर रहे हैं जो मेजर इवेंट्स हैं उन पर। 787 में वाइकिंग्स यहाँ पर आ जाते हैं। 787 में AD में यहाँ पे अटैक करने, लेकिन वाइकिंग्स जो हैं ये भी लड़ाके हैं, लूट मार करके चले जाते हैं अपने इलाके में वापस। तो ये लोग आए, लूट मार किए, वापस चले गए। वाइकिंग्स पर एक सीज़न भी बन चुका है, एक वेब सीरीज़, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद डेन्स आए हैं। डेन से मुराद डैनिश पीपल, डेनमार्क के लोग, 895 AD में। अब जिस टाइम पे ये आए हैं, इस टाइम पे एक बहुत ही मशहूर इंग्लैंड का किंग था जिसका नाम था किंग ऑल्फ्रेड द ग्रेट। जी हाँ, ये वही किंग ऑल्फ्रेड द ग्रेट है जिसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। तो ये वही किंग है जिसने ओल्ड इंग्लिश सब के लिए लाजिम करार दे दी थी। इसने कहा था, क्योंकि अब एंगल्स और सेक्शंस यहाँ पर आ गए, तो अपनी लैंग्वेज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्थ जर्मैनिक ट्राइब्स थे। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश जो है वो जर्मैनिक स्कूल से आ रही है। तो तकरीबन 200-300 साल तक यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश पढ़ाई गई। तो ये किंग ऑल्फ्रेड द ग्रेट जो था, इसकी फ़ौज ने डेन्स को हरा दिया 895 AD में। तो वो लोग चले गए यहाँ से। उसके बाद अगले फिर 150-200 साल तक ये एंगल्स और सेक्शंस वहीं पे रहे, एंग्लो सेक्शन ये चलती रही। उसके बाद 1066 में फाइनली नॉर्मन्स आते हैं। नॉर्मन्स का वर्ड निकला है नॉर्थ मैन से, मतलब शुमाल से आने वाले लोग, इंग्लैंड के शुमाल से आने वाले लोग। इंग्लैंड में आपको बताना भूल गया, एंगल से निकला एंगलैंड, और उसी से निकला इंग्लैंड। जिस तरह सेल्ट्स को ब्रिटन्स कहा जाता है, तो वो ब्रिटॉन, और यहीं से निकला ब्रिटेन। तो इसी तरीके से एंगल से निकला एंगलैंड और फिर इंग्लैंड। तो नॉर्मन्स जो थे ये 1066 AD में, 1066 AD में आए। और जब ये लोग आए, ये लोग 700 शिप्स पर आए थे, और ये टोटल देवर 7000 इन नंबर, 7,000 फौजी थे ये लोग। और इनका जो किंग था उसका नाम था विलियम वन। और ये एक नॉर्मेंडी नामी जगह से आए थे जो कि फ्रांस के साइड्स पर थी। और ये लोग फ्रांस का एक देहाती, फ्रेंच लैंग्वेज का एक देहाती एक्सेंट, एक डायलेक्ट बोलते थे, देहाती लहजा।
तो ये लोग जो थे ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक देहाती एक्सेंट बोलते थे। अब ये लोग आए, इनका किंग विलियम वन, इधर से एंग्लो सैक्सन्स का जो इस टाइम पे रूल कर रहा था किंग, उसका नाम था हेरोल्ड गॉडविनसन। तो ये हेरोल्ड गॉडविनसन, इसकी फ़ौज एंग्लो सैक्सन्स की तरफ से, और दूसरी साइड से विलियम वन की फ़ौज जो कि नॉर्मन्स थे, इन दोनों के दरमियान फ़ाइट हुई और हेरोल्ड गॉडविनसन मीन्स के एंगल्स एंड सेक्शंस हार गए और विलियम वन और नॉर्मन्स जीत गए। तो विलियम वन जीत के बाद विलियम द कॉन्करर कहलाया। कॉन्करर मतलब फतह याब होने वाला शख्स। तो विलियम द वन विलियम कॉन्करर कहलाया। और उसके बाद ओल्ड इंग्लिश जो उस जगह पे सरवाइव कर रही थी, वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, और अब ये लोग जो फ्रेंच का रूरल डायलेक्ट लेके आए थे, ये दोनों मिक्सअप हुए और एक और लैंग्वेज बन गई जिसको हम मिडल इंग्लिश कहते हैं। अभी तक जो इंग्लिश चल रही थी वो थी ओल्ड इंग्लिश, जो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म थी इंग्लिश की, वो चल रही थी। अब क्योंकि फ्रेंच भी उसमें शामिल होगी तो वो मिडल इंग्लिश हो गई। तो ये इसका प्रोडक्ट हमें डायरेक्टली चौसर की शेप में मिलता है, जिसने फ्रेंच लैंग्वेज में भी लिखा, और आज तक हमारे पास जो इंग्लिश आ रही है उसके अंदर काफ़ी सारे फ्रेंच के वर्ड्स भी हैं। जिस तरह आप शेक्सपियर का वो प्ले देखें, एज़ यू लाइक इट, उस प्ले के अंदर उसके अंदर से एक पोइम निकाली गई है, बहुत फेमस पोइम है वो, ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज। उसकी लास्ट लाइन है सैंस टीथ, सैंस माउथ, सैंस एवरीथिंग, इस तरह की वो लाइन है। सैंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट। तो काफ़ी सारे जो इस तरह की चीज़ें थी वो इंग्लिश में शामिल होना शुरू हो गई। तो इसके बाद से जो एज शुरू हो गई उसको एंग्लो नॉर्मन एज कहा जाता है। और क्योंकि ये विलियम द कॉन्करर, विलियम वन जो जहाँ पर आया, इस इंसान ने यहाँ पर आकर जो ओल्ड इंग्लिश पढ़ाई जा रही थी पिछले 300-400 सालों से स्कूल्स में, वो ख़त्म करवा दी और अपनी फ़्रेंच लाजिम कर दी। और उसके अलावा जो एंग्लो सैक्सन एज की जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, जितने भी काम थे, वो 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स में सेव करके इन्होंने चर्च और कई रिलीजियस मकामात पर रखवा दिए, वहाँ पर सेव कर दिए। तो ये मैंने एक फ्लो चार्ट टाइप शेप बनाई है, इससे आपको दोबारा से हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। ये दरमियान में सर्कल जो है, सेल्ट्स यहाँ पे रहते हैं, ब्रिटोन्स वगैरह, तो इन पर वो पिक्ट्स हमला कर रहे हैं जो कि एक स्कॉटिश ट्राइब है। तो इन्होंने रोमन से मदद मांगी, जूलियस सीज़र एंड को, मतलब जूलियस सीज़र और उसकी कंपनी इनकी हेल्प करने आए। कई सौ साल तक इनकी हेल्प होती रही। उसके बाद यहाँ का किंग चेंज हो गया रोमन्स का, किंग हॉनोरियस आ गया, वो मदद करता रहा, लेकिन उसको पता चला कि रोम में हमले शुरू हो गए। तो इसने ये ब्लैक कलर की एक वॉल इनको बना कर दे दी। ये ब्लैक कलर की जो वॉल मैंने बनाई है यहाँ पे, इससे यही साबित हो रहा है, वो हेड्रियन वॉल जो कि किंग हॉनोरियस ने बना कर दी थी इनको, सेल्ट्स को। तो पिक्ट्स काफ़ी अर्से तक नहीं हमला कर पाए सेल्ट्स पे, बाद में वो हमला करना शुरू हो गए। तो उसके बाद इन्होंने सेल्ट्स ने मदद मांग लिया एंगल सैक्सन्स और ज्यूट से, और इन्होंने मिलके पहले पिक्ट्स को भगा दिया, फिर सेल्ट्स को भगा दिया, उसके बाद ज्यूट्स खुद चले गए, फिर एंगल्स और सेक्शंस यहाँ पर रह गए। फिर 469 एडी में ये एज शुरू हो गई। आगे की हिस्ट्री आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद अगर इस एज के लिटरेचर की बात कर लें तो इस एज में सरमन्स जो कि ख़िताब होते थे, रिलीजियस सरमन्स होते थे, जिस तरह हमारे मस्जिदों में ख़िताब होते हैं, इसी तरीके जो रिलीजियस सरमन्स होते थे वो बताए जाते थे, वो लिखे जाते थे। इनफैक्ट उस एज में जो पोइट्री थी वो ऑरल फॉर्म में थी, रिटन फॉर्म में नहीं थी। तो बाद में इन चीज़ों को लिखा भी गया। तो सरमन्स जो थे, जब इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज डेवलप कर ली ओल्ड इंग्लिश, तो तब जाके इन्होंने लिखना शुरू कर दिया प्रॉपरली उस चीज़ को। तो क्योंकि क्रिश्चियनिटी आ गई थी यहाँ पर सेंट ऑगस्टाइन की वजह से, तो रिलीजियस सरमन्स भी ये लोग लिखने लग गए। उसके बाद रिडल्स, पहेलियाँ बूझना और पूछना, तो ये जो रिडल्स थी ये भी इनके एक लिटरेचर की बहुत अच्छी टाइप थी। बहुत ज़्यादा रिडल्स ये लिखा करते थे। उसके बाद पोइट्री सबसे ज़्यादा फेमस थी उस दौर में। इनफैक्ट सिर्फ पोइट्री और प्रोज ही थी, और ड्रामा जो था वो एंग्लो नॉर्मन एज में आके डेवलप हुआ, और प्रॉपर अपनी उरूज को पहुंचा ड्रामा शेक्सपियरियन एज में आके, एलिजाबेथन एज में आके। तो उस ज़माने में ज़्यादा फोकस था पोइट्री पर। पोइट्री जो थी वो हीरोइक हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में एपिक्स लिखे जाते थे, जिस तरह विट्सिथ है या हमारी बियोवुल्फ है। इससे पहले हम ग्रीको रोमन पीरियड डिस्कस कर चुके हैं, उससे हमें ये पता चला कि ग्रीको रोमन पीरियड जो है उसी से हमें एपिक ट्रेडिशन मिल रही है, क्योंकि यूरोप की जो अर्लीस्ट सर्वाइविंग पोइम है वो होमरिक एपिक है, और उसी से हमें एलिजी की वो पैटर्न मिल रहा है उसका। तो यहाँ पे एपिक्स लिखी जाती थी इस एज में, क्योंकि ज़्यादातर जंगें हो रही थी, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे सब के सब।
तो पोइट्री हीरोइक ही होती थी मोस्टली, और हीरोइक पोइट्री ज़्यादातर एपिक फॉर्म में होती है। उसके अलावा एलिजीज ये लोग लिखा करते थे, और जो भी पोइम लिखते थे जस्ट लाइक बियोवुल्फ, वो एपिक है। 3182 लाइन्स हैं उसकी, 3182, 3182। तो वो सारी की सारी एलिट्रेशन में लिखी गई। एलिट्रेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका मतलब है कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। जस्ट लाइक एक सेंटेंस है, हाउ हाई ही होल्ड्स हिज हॉटी हेड, तो ये हा वाली जो साउंड आ रही है ग्लॉटल साउंड, ये बार बार रिपीट हो रही है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, तो इट मीन्स कि ये एलिट्रेशन है। तो इसी तरीके की सारी लाइन्स हुआ करती थी उस ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में। और उसके अलावा ये लव थीम्स पे लिखा करते थे, फ्रीडम पे लिखा करते थे। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इनके लिटरेचर में शामिल होती थी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ट्रांसलेशंस ऑफ बाइबल भी लिखा करते थे, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी की तरफ आधी ये जगह जो थी ये टर्न हो चुकी थी, आधे लोग। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो इस एरिया के थे और इस एरा के थे, उनमें सबसे पहली सर्वाइविंग एपिक जो है इंग्लैंड की सबसे पहली मिलने वाली नॉन एपिक, वो विडसिथ थी। लेकिन ये कंप्लीट नहीं थी, ये पार्ट्स में मिली हमें। और बियोवुल्फ जो थी वो पहली कंप्लीट एपिक हमें मिली, लेकिन इसके ऑथर का नहीं पता चला ये कौन था। लेकिन पोइम पढ़ के सिर्फ इतना बताया जा सकता है कि बियोवुल्फ का जो ऑथर था वो क्रिश्चियन था। और बियोवुल्फ एक वॉरियर का नाम था, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एपिक थी और वॉरियर्स वॉर पे लिखी जाती थी, हीरोइक थी। तो बियोवुल्फ एक वॉरियर था जिसका टाइटल था द स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर्स, मॉन्स्टर्स को काटने वाला। तो इसने ग्रैंडल नामी ड्रैगन को मारना था, तो ये इसका मिशन था, उस मिशन पर जाता है। और उसके बाद बैटल ऑफ माल्डन और कुछ एलिजिक पोइट्री लाइक वाइफ्स लैमेंट, हस्बैंड्स मैसेज, द वॉन्डरर, डियोर्स लैमेंट, ये सारी जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे ये उस एज के नॉन है। तो ये सारे काम हमें पता कैसे लगे? ये हमें पता लगे 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। मैन्यूस्क्रिप्ट से मुराद है मुसवदा, मीन्स कि एक कंपाइलेशन डिफरेंट बुक्स की, डिफरेंट नोट्स की, डिफरेंट पोइम्स की, जो एक बुक की फॉर्म में कंपाइल करके विलियम वन ने मुख्तलिफ रिलीजियस मकामात पर रखवा दिए। तो एक्जिटर बुक जो थी वो बेसिकली 10th सेंचुरी में लिखी गई। इसमें 94 रिडल्स थी, जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया कि रिडल्स लिखी जाती थी। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बाकी 3 मैन्यूस्क्रिप्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एक्जिटर बुक। इसमें रिलीजियस पोइम्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, लाइक क्राइस्ट 1, 2 एंड 3। और सेकंड जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो थी जीनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको हम कैडमन मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं। ये कैडमन कौन था ये हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो इसमें भी रिलीजियस थीम्स थी, लेकिन इसमें थोड़ी मोरालिटी टाइप की चीज़ें थी, क्राइस्ट वर्सेस सैटन और बाइबल के नैरेटिव को डिस्कस किया जाता था। उसके बाद थर्ड जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो थी वर्सेलिस बुक। इसके अंदर ड्रीम ऑफ द रोड, और ड्रीम ऑफ द रोड ये एक राइटिंग है, ये इसी के अंदर पाई गई। रोड का मतलब है स्लीब, जो क्राइस्ट की या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो जिस क्रॉस पे उनको लटकाया गया था वो क्रॉस, और जो क्रिश्चियंस अपने गले में क्रॉस पहनते हैं उसको स्लीब कहते हैं, उसी को रूड कहा गया, ड्रीम ऑफ द रूड। और पोइट्री और प्रोज इस एज में, इस बुक में, इस मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा गया। उसके बाद अलावा लास्ट जो मैन्यूस्क्रिप्ट पाई गई वो थी नॉवल कोडेक्स, और इसका दूसरा नाम बियोवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट थी। तो नाम से पता लग रहा है कि बियोवुल्फ इसी मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर मिली हमें, और इसमें भी पोइट्री और प्रोज पे काम किया गया। इस दौर के जो फेमस फिगर्स थे, फेमस जो ऑथर्स थे, उनमें 2 पोइट्स हैं, 2 प्रोज राइटर्स हैं और एक हिस्टोरियन है। पोइट्स में कैडमन है और साइनवुल्फ, या इसको सेनेवुल्फ भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो ये 2 पोइट्स इस दौर के फेमस थे। प्रोज राइटर्स में जिस तरह मैंने बताया, किंग ऑलफ्रेड द ग्रेट, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है, ये वही है जिसने 895 में डेन्स को मार भगाया था। तो ये फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहलाता है। ये लैटिन नैरेटिव्स को लिखता था, बाइबल के नैरेटिव्स को ट्रांसलेट करता था। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस प्रोज राइटर वो था आल्फ्रिक। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेमस हिस्टोरियन इस एज का वो था वेनरेबल बीड। इसका नाम बीड था, लेकिन वेनरेबल जो था वो उसका टाइटल था। और इसने एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल लिखी। एक्लेसियास्टिकल का मतलब है रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो हमें अब तक जो एंग्लो सैक्सन एज की हिस्ट्री पता है वो इसी हिस्टोरिकल बुक की वजह से पता है। तो ये कुछ फेमस फिगर्स थी इस एज की। उसके बाद जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुई 1066 एडी में, इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं।
तो एक नज़र इसको और देख लेते हैं कि नॉर्मन्स, जिनको नॉर्थमैन कहा जाता है, केम फ्रॉम कोस्ट्स ऑफ फ्रांस विद 7,000 सोल्जर्स ऑन 700 शिप्स। 700 लोग आए, 700 शिप्स आई जिनमें 7,000 लोग आए, और ये फ्रांस के किनारों पे रहा करते थे, कोस्ट्स पे रहा करते थे। और इनका जो किंग था, किंग फ्रॉम नॉर्मन साइड वाज विलियम वन था। किंग फ्रॉम एंग्लो सैक्सन वाज हेरोल्ड गॉडविंसन। एंग्लो सैक्सन का किंग उस टाइम पे हेरोल्ड गॉडविंसन था। उसके बाद विलियम वन ने डिफ़ीट किया हेरोल्ड गॉडविंसन को, और विलियम द कॉन्करर कहलाया। और उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो ओल्ड इंग्लिश के अंदर मर्ज होना शुरू हो गई, और तब वो ओल्ड इंग्लिश टर्न हो गई मिडल इंग्लिश के अंदर। तो यहीं पे हमारी जो एंग्लो सैक्सन एज है वो एंड हो जाती है। तो आई होप आपको बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी एंग्लो सैक्सन एज की। और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं ग्रीको रोमन पीरियड पे। इससे पहले एक वीडियो बन चुकी है। तो आई होप नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो थैंक्स अ लॉट, जज़ाकल्लाह।